दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इंगरसोल रैंड M300 जो कंप्रेसर है, एयर कंप्रेसर, तो उसका जो कंट्रोल पैनल है और जो कंट्रोलर है उसकी वायरिंग के बारे में बात करेंगे कि इसका वायरिंग कनेक्शन किस प्रकार से रहता है, कहाँ पे किस तरीके का वायर, कौन सा वायर कहाँ पे कनेक्ट करता है, कंट्रोलर में DI कहाँ पे कनेक्ट रहता है, DO कहाँ पे कनेक्ट रहता है, AI सिग्नल कहाँ पे कनेक्ट रहता है, और ये जो कंट्रोलर का जो बैक पैनल है, बैक पैनल के जो भी हमारे टर्मिनल है P1 से लेकर P10 तक, तो सबके बारे में हम बताने वाले हैं कहाँ पे कौन किस तरीके का वायर कनेक्ट किया गया रहता है। इसके अलावा ये जो हमारे PCB कार्ड दिया रहता है या फिर पावर सप्लाई जो बोर्ड होता है तो इसके बारे में भी बताएंगे, और जो टेम्परेचर स्कैनर होता है उसका कनेक्शन किस प्रकार से रहता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करते हैं कंट्रोल पैनल से। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कंप्रेसर है और ये कंप्रेसर का मेन कंट्रोल पैनल है जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल है, और ये HMI यानी कि जो कंट्रोलर है इंटेलिसिस कंट्रोलर M300 का, और एक टेम्परेचर स्कैनर है, इंगरसोल रैंड का ही टेम्परेचर स्कैनर है। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल का और इंस्ट्रूमेंटेशन का ये पूरा कंट्रोल पैनल है और ये कंट्रोलर है। तो ये कंट्रोल पैनल में दोस्तों यहाँ पे जो है मेन कंडक्टर एक दिया गया रहता है KM4। ये KM4 हो गया हमारा मेन कंडक्टर। ये जो कि KM4 जो होता है दोस्तों वो फैन के लिए रहता है। उसके बाद एक K1 दिया गया था, तो K1 जो यहाँ पे नीचे लगा हुआ है ये हमारा मेन मोटर के लिए रहता है। इसमें जो टोटल 2 प्रकार के मोटर लगे रहते हैं कंप्रेसर में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक जो होता है मेन मोटर यानी कंप्रेसर को चलाने के लिए, दूसरा होता है फैन मोटर जो कि एग्जॉस्ट करने के लिए, इसके अंदर का जो हीट एयर रहता है उसको बाहर निकालने के लिए। तो जो फैन मोटर होता है, फैन मोटर को रन करने के लिए यहाँ पे KM4 लगा रहता है, और दूसरा जो होता है मेन मोटर को चलाने के लिए यहाँ पे K1 लगा रहता है, तो या फिर KM1 होता है। तो 2 कंडक्टर इसमें दिए गए हैं मोटर के लिए। बाकी के यहाँ पे और सारे कंडक्टर दिए गए रहते हैं कई सारे। तो बाकी ऊपर यहाँ पे देखिए एक MCB लाइन से लगी हुई है, एक RCC भी है, उसके बाद यहाँ पे MCB लगे हुए थे पूरे पावर सप्लाई को आइसोलेट करने के लिए, और फ्यूजेज यहाँ पे प्रोवाइड किए गए रहते हैं। एक फ्यूज इधर रहता है, एक फ्यूज इधर रहता है। तो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर 1 दिया गया रहता है। तो एक ट्रांसफार्मर 1 है, ट्रांसफार्मर पे आपका 230 वोल्ट AC सप्लाई आता है। तो 230 वोल्ट AC सप्लाई को ये ट्रांसफार्मर क्या करता है कि 2 पार्ट में डिवाइड करके निकालता है। ट्रांसफार्मर की जो सप्लाई होती है T1 की 2 पार्ट में निकलता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो ये जो 2 सप्लाई निकलेगा, एक भाग इसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग से एक भाग निकलता है वो 120 वोल्ट AC का निकलता है, दूसरा होता है जो 24 वोल्ट AC का निकलता है। तो 2 प्रकार के इसमें सप्लाई आउटपुट होगा। इधर से देखिए यहाँ पे 24 वोल्ट निकलेगा, एक तरफ से 120 वोल्ट निकलेगा। तो जो 24 वोल्ट होता है दोस्तों वो पावर सप्लाई बोर्ड को चला जाता है। पावर सप्लाई बोर्ड बोले तो यहाँ पे जो पावर सप्लाई बोर्ड है ये जो लगा हुआ है, ये पावर सप्लाई बोर्ड जो होता है ये कंट्रोलर को पावर सप्लाई प्रोवाइड कराता है। कंट्रोलर और जो स्टेपर मोटर लगे रहते हैं उनके लिए हमारे पे पावर सप्लाई बोर्ड लगा रहता है। तो ये पावर सप्लाई बोर्ड का जो इनपुट सप्लाई आ रहा है, इनपुट सप्लाई इसको मिलेगा 24 वोल्ट जो AC मिलता है वो इसको मिलेगा। तो पावर सप्लाई बोर्ड 24 वोल्ट AC जो होता है यही ट्रांसफार्मर जो होता है इसके यहाँ से आता है। तो 24 वोल्ट डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच जाता है। तो ये जो 24 वोल्ट जो होता है, तो 24 वोल्ट AC जो उसके यहाँ पहुँचने से पहले एक फ्यूज जो होता है फ्यूज के थ्रू जाता है। तो जो फ्यूज है 2 प्रकार के, इसमें 3 प्रकार के फ्यूज लगे हो रहते हैं, 1FU, 2FU और 3FU। तो 1FU जो होता है वो कंट्रोलर का जो इनपुट पावर सप्लाई जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए रहता है। जो कंट्रोलर में पावर सप्लाई जाएगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए रहता है। और जो 2FU जो रहता है, 2FU और 3FU, तो ये जो रहता है ये ट्रांसफार्मर के जो दोनों आउटपुट सप्लाई जो हैं उनके लिए रहता है। जैसे ट्रांसफार्मर के 2 आउटपुट सप्लाई निकल रहा है 24 वोल्ट AC और 110 वोल्ट AC, तो इनके लिए यहाँ पे फ्यूज दिए गए रहते हैं 2FU और 3FU। तो यहाँ पे देखेंगे फ्यूज 1 फ्यूज 2 ऐसे लिखा हुआ है। तो ये जो रहता है ये यहाँ पे 3 प्रकार के जो फ्यूज रहेंगे वो इसी को कंट्रोल करने के लिए लगा रहता है। उसके बाद दोस्तों ये ट्रांसफार्मर जो हो गया, ट्रांसफार्मर के 2 आउटपुट सप्लाई हो गए। इनके पास एक देखेंगे तो आपको RF लिखा रहता है, RF1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं ये RF1 है। तो ये RF1 जो होता है ये रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस होता है। इसका मेन काम ये रहता है कि जो हमारा पावर सप्लाई जो कंट्रोलर को जा रहा है 110 वोल्ट जा रहा है, तो उसको 110 वोल्ट या फिर 120 वोल्ट जो AC जो जाता है कंट्रोलर पे, तो वो उसको
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है या फिर जो बाहरी हमारे जो नॉइज़ सिग्नल नॉइज़ होते हैं उनसे इंटरफेरेंस करने उसके इंटरफेरेंस से बचाने के लिए यहाँ पे RF RF लगा रहता है, या फिर इसको RFI बोलते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस। यानी कि बाहरी जो हमारे नॉइज़ सिग्नल होते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो होते हैं उनसे जो 110 वोल्ट या 120 वोल्ट की पावर सप्लाई जो रहता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक RF1 या फिर RFI लगा रहता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस। ये जो बीच में देख रहे होंगे यही हमारा है रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नीचे एक लोकल और रिमोट स्विच लगा रहता है। जब कंप्रेसर को आपको लोकल में चलाना हो, लोकल में चलाने का मतलब क्या कि यहाँ से आपको स्टार्ट स्टॉप और करना हो अगर HMI से यानी कि कंट्रोलर से, तब इसको आपको लोकल मोड में रखना होता है। जब आप कंट्रोल रूम से इसको ऑपरेट करना होता है तो इसको आप रिमोट में डाल देते हैं। रिमोट में डालने के लिए यहाँ पे देखिए कई सारे कंडक्टर लगे रहते हैं। जब लोकल में करेंगे तो लोकल के जो स्टार्टर के जो कंडक्टर होंगे वो ऑन हो जाएंगे, जब आप रिमोट में रखेंगे तो रिमोट वाले यहाँ पे ऑन हो जाते हैं। तो ये लोकल रिमोट का जो होता है सेलेक्टर स्विच एक लगा रहता है, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर 2 लगा रहता है। तो ट्रांसफार्मर 2 अभी यहाँ पे देखिए सर्विस नीचे हमारे पूरे टर्मिनल में लगे हो रहते हैं। ये टर्मिनल्स पे पूरे सारे केबल आए हुए रहते हैं। ये टर्मिनल का जो कनेक्शन रहता है उसका डिटेल भी हमने यहाँ पे नीचे दिया, अगर देख सकते हैं ये सारे टर्मिनल हैं और ये सारे टर्मिनल का डिटेल हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। इस पर पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कौन सा टर्मिनल पे कौन सा केबल आके कनेक्ट किया जा रहा है। तो एक एक केबल का अगर हम डिटेल बताएंगे दोस्तों तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम इसका PDF लिंक दे देंगे, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो टर्मिनल डिटेल्स है उसको आप समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 2 केबल है, डायरेक्ट केबल टू स्कैनर, यानी कि जो टेम्परेचर स्कैनर है उस पर गया हुआ था बियरिंग RTD, और बियरिंग RTD ड्राइव एंड और नॉन ड्राइव एंड का जो केबल होता है वो डायरेक्ट स्कैनर पे चला जाता है। उसी तरीके से जो RY फेज का जो रहता है वो भी डायरेक्ट चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है फ्रॉम मोटर RTD बॉक्स वाइंडिंग RTD, जो 3 जो रहता है वाइंडिंग RYB और 2 यहाँ पे रहता है, तो ये डायरेक्ट चला गया हुआ है। और जो वाइंडिंग वाले हैं वो वाइंडिंग वाले टर्मिनल के थ्रू जा रहे हैं स्कैनर पे, चैनल 1 चैनल 2 चैनल 3, तो ये 3 चैनल पे जा रहे हैं। और बाकी ये जो होता है चैनल 5 चैनल 6, टोटल 5 चैनल जो हमारा यूज हो रहा है स्कैनर में। यहाँ पे जो स्कैनर है इसमें टोटल पीछे का 5 चैनल यूज हुआ है, और 5 चैनल में 3 चैनल जो होता है वो टर्मिनल के थ्रू आता है, और 2 चैनल जो होते हैं वो डायरेक्ट यानी कि 2 RTD जो होते हैं वो डायरेक्टली आ जाते हैं, इसमें पीछे साइड में आके कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया रहता है ये सारे जितने भी टर्मिनल हैं, जिस तरीके के टर्मिनल है उस टोटल टर्मिनल का डिटेल जो है दिया गया हुआ है उसमें। ये जो टर्मिनल है देख सकते हैं यहाँ पे, ये टोटल टर्मिनल है। यहाँ पे 1 से लेके जो 13 तक दिखा रहा है, ये 1 से लेकर 13 तक इसमें दिया हुआ है। देखिए यहाँ तक दिया हुआ है, इस पर पूरा डिटेल दिया हुआ रहता है। उस तरीके से फिर सेकेंड जो TV है वो 1 से लेकर 9 तक है, तो 1 से लेकर 9 तक जो है यहाँ पर अर्थिंग बस बार के लिए रहता है। तो देखिए कलर भी जो है इसका ग्रीन और येलो कलर है, यानी ये अर्थिंग के लिए यूज हो रहा है। उसके बाद तीसरा TV जो यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों 1 से लेके टोटल यहाँ पे लगभग 22 तक है, तो 1 से लेके 22 तक का जो TV है ये हुआ 1 से लेके 22 तक TV। तो इसका भी डिटेल देखिए इसमें पूरा दिया हुआ रहता है, कहाँ से कौन सा चीज़ आ रहा है वो पूरा डिटेल। कुछ वायर जो होते हैं इसमें कंट्रोलर से कनेक्ट रहते हैं तो वो भी इसमें दिया हुआ रहता है। उसके बाद लास्ट जो TV दिया हुआ है दोस्तों 1 से लेके 7 तक, तो 1 से लेके 7 तक दिया हुआ है। देखिए ये 1 से लेकर 7 तक इसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक एक करके आप इसको समझ सकते हैं कि कौन सा TV पे कौन सा वायर इस पर कनेक्ट है। अगर आपको फॉल्ट आता है तो आप उस पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमको समझना है दोस्तों मेन जो होता है कंट्रोलर की वायरिंग। कंट्रोलर की वायरिंग समझना है हमको, तो कंट्रोलर की वायरिंग समझने के लिए चलते हैं कंट्रोलर के पास। तो ये देखिए कंट्रोलर जो है हमारा इंगरसोल रैंड SG इंटेलिसिस का कंट्रोलर है। ये कंट्रोलर के ऊपर यहाँ पे देखिए मॉडल नंबर लिखा हुआ है E66268, तो इसका मॉडल नंबर हो गया। नीचे इसके पार्ट नंबर लिखा हुआ है और सीरियल नंबर लिखा रहता है। तो अगर आप ये जो मेन जो है इसका मॉडल नंबर ये है IR का इंगरसोल रैंड SG इंटेलिसिस कंट्रोलर E66268। तो ये कंट्रोलर हो गया, इसका रेटिंग इनपुट दिया गया है। इलेक्ट्रिकल जो इसका इनपुट जो पावर सप्लाई है वो 120 वोल्ट AC है,
तो 120 वोल्ट एसी हो गया इसका इनपुट पावर सप्लाई। और ये यहाँ पे कई सारे इसमें टर्मिनल दिए गए रहते हैं। तो यहाँ पे जो टर्मिनल होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के टर्मिनल होते हैं। एक तो होता है कि एक सिंगल लेयर टर्मिनल होता है और दूसरा जो होता है डबल लेयर टर्मिनल होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे इसके जो टर्मिनल जो दिए गए रहते हैं वो P1 से लेके P10 तक दिया गया रहता है। तो P1 से P10 तक दिया गया था। P का इसमें मतलब होता है कि पोर्ट। तो पोर्ट 1 से लेके पोर्ट 10 तक इसमें दिए गए रहते हैं। तो 10 पोर्ट होते हैं, 10 पोर्ट में अलग अलग टर्मिनल दिए गए रहते हैं, अलग अलग नंबर सब टर्मिनल्स होता है। जैसे कि यहाँ पे P1 है, तो P1 में देखिए ये सिंगल लेयर है, P2 भी सिंगल लेयर टर्मिनल का ग्रुप रहता है। ये कई सारे टर्मिनल के ग्रुप को बना के एक पोर्ट बनाया गया रहता है, एक उसको हम पोर्ट बोलते हैं। तो ये देखिए P1 जो हो गया, यहाँ पे P1 वो सिंगल लेयर हो गया, P2 भी हमारे सिंगल लेयर टर्मिनल्स का हो गया। बाकी यहाँ पे P3 से लेके P3, P4, P5, P6 ये देखिए डबल लेयर में होते हैं। डबल लेयर इसमें दिया गया रहता है, इसमें दिखाया भी हुआ है कि डबल लेयर का रहता है टर्मिनल। एक टर्मिनल का लेयर नीचे रहेगा, उसके बाद अगला लेयर ऊपर रहता है। तो दो दो लेयर में, डबल लेयर में इसमें टर्मिनल्स दिए गए रहते हैं। उसके बाद P7 है और P8 है, P9 है, P10 है, ये भी सब सिंगल लेयर के पोर्ट हैं। तो इसमें टोटल 10 पोर्ट हैं P1 से लेकर P10 तक। तो इसके बारे में भी हम अच्छे से अभी समझाएंगे कौन से पोर्ट पे कौन सा टर्मिनल पे कौन सा वायर आके कनेक्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पावर सप्लाई बोर्ड रहता है, तो इसको PCB1 भी बोला जाता है। तो ये जो पावर सप्लाई बोर्ड है PCB1, तो इसको एक बार समझ लेते हैं इसका क्या काम रहता है। तो देखिए यहाँ पे हमने जैसे बताया कि ट्रांसफार्मर जो था, ट्रांसफार्मर का जो दो आउटपुट आ रहा था, एक 24 वोल्ट AC, एक 110 वोल्ट AC। तो जो 110 वोल्ट AC है दोस्तों, वो सोलेनॉइड को चार्ज करने के लिए रहता है। जो भी हमारे 5 SB या फिर 3 SB जो दो सोलेनॉइड वाल्व जो हमारे कंप्रेसर में लगे रहते हैं, एक ब्लो डाउन वाल्व रहता है, एक कूलेंट स्टॉप वाल्व सोलेनॉइड वाल्व रहता है, एक और ऑटो ड्रेन वाल्व भी लगा रहता है। तो ये जो सोलेनॉइड वाल्व जो बीच में लगे रहते हैं, तो वो 110 वोल्ट पावर सप्लाई वाले लगे हुए होते हैं। तो उनको 110 वोल्ट पावर सप्लाई प्रोवाइड कराने के लिए ट्रांसफार्मर से जो 110 वोल्ट आउटपुट निकलता है वो चला जाता है। और दूसरा चीज़ की जो भी हमारे इसमें स्विचेज लगे रहते हैं, चाहे प्रेशर स्विच या फिर टेम्परेचर स्विच जो रहता है, तो वो भी उनको भी 110 वोल्ट की पावर सप्लाई दिया जाता है। तो 110 वोल्ट की सप्लाई की यूजेज जो होती है वो सोलेनॉइड वाल्व और स्विच में हो जाता है। और उसके बाद जो 24 वोल्ट जो आ रहा है वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जा रहा है PCB पे, यानी कि पावर सप्लाई बोर्ड जो रहता है पावर, तो PCB1 हो गया। तो पावर सप्लाई बोर्ड में इनपुट आ गया 24 वोल्ट AC। अब इसके अंदर हमारे लगे रहते हैं रेक्टिफायर और रेगुलेटर। तो रेक्टिफायर इसका क्या काम करता है कि ब्रिज रेक्टिफायर इसमें लगा रहता है, जो कि AC को पहले DC में कन्वर्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ये 4 डायोड लगे रहते हैं, तो ये चारों डायोड जो रहते हैं वो ब्रिज रेक्टिफायर है। ये ब्रिज रेक्टिफायर इसकी AC 24 वोल्ट AC सप्लाई इसमें आ रहा है इस कार्ड पे, तो उसको 24 वोल्ट AC को इसमें DC में पहले कन्वर्ट करता है। और उसके बाद इसमें लगे रहते हैं रेगुलेटर्स लगे रहते हैं। वो रेगुलेटर्स का क्या काम रहता है कि सप्लाई को कम ज़्यादा करना है। तो इसका जो सप्लाई जो निकलता है 24 वोल्ट AC से जो DC में कन्वर्ट होता है ब्रिज रेक्टिफायर से, तो ब्रिज रेक्टिफायर से कन्वर्ट होकर वो रेगुलेटर के थ्रू 33 वोल्ट DC में कन्वर्ट होता है। उसको 24 वोल्ट से 33 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, या फिर 24 वोल्ट में भी रखा जाता है। दो प्रकार का आता है। तो अगर 24 वोल्ट होगा तो 24 वोल्ट ही निकालेगा, लेकिन अगर 33 वोल्ट का रिक्वायरमेंट है तो 33 वोल्ट जो रहता है रेगुलेटर के थ्रू इसमें निकलता है। तो टोटल इसमें देखिएगा इनपुट का टर्मिनल एक हो गया, आउटपुट के इसमें 3 टर्मिनल इसमें दिखा रहे हैं आउटपुट साइड में। तो इनपुट साइड के जो टर्मिनल है उसको J1 से बोलते हैं, जंक्शन 1। और आउटपुट में जो 3 टर्मिनल्स दिए गए रहते हैं उसको जंक्शन J2, J3, J4 जंक्शन के नाम से जानते हैं, जंक्शन 2, जंक्शन 3, जंक्शन 4। तो ये जो नीचे यहाँ पे दिखाया गया रहता है ये J2 रहता है, यानी जंक्शन 2 रहता है। इसमें से 12 वोल्ट DC सप्लाई निकलता है। तो ये जो इसमें से 12 वोल्ट निकलता है रेगुलेटर से, तो ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है वो कंट्रोलर को जाता है, कंट्रोलर का P10 टर्मिनल पे जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो कंट्रोलर का जो P10 टर्मिनल यहाँ पे दिख रहा है, इसी पे जो 12 वोल्ट की DC की सप्लाई आ रही है वो आता है इस पे P10 पे। उसके बाद यहाँ पे J3 जो टर्म है इसका जंक्शन, पावर सप्लाई बोर्ड या पावर सप्लाई यूनिट का जो J3 है, तो J3 से इस पर टोटल 4 टर्मिनल होते हैं। तो 4 टर्मिनल पे यहाँ से जो कनेक्ट रहता है केबल ही रहता है,
स्टेपर मोटर के लिए। स्टेपर मोटर का मतलब दोस्तों कि जो हमारे कंप्रेसर में सक्शन वाल्व लगा रहता है, ये जो हमारा कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर का जो सक्शन वाल्व लगा रहता है, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो इनलेट वाल्व है या फिर जो लोड अनलोड जो वाल्व है जिसको सक्शन वाल्व बोलते हैं, तो लोड अनलोड वाल्व को कंट्रोल करने के लिए, उसको ऑपरेट कराने के लिए उसमें लगे रहते हैं मोटर। उस मोटर जो होता है वो स्टेपर मोटर होता है। तो उसी मोटर स्टेपर मोटर को सप्लाई देने के लिए यहाँ पे लगा रहता है ये जो J3 रहता है। तो J3 का जो 4 टर्मिनल है, ये 4 टर्मिनल से यहाँ पे पावर सप्लाई 4 वायर वाले रहते हैं। और इसका जो केबल है देखिए, ये डायरेक्ट केबल हमारे पहुँच जाता है मोटर पे। तो जो मोटर जो होता है दोस्तों, उसको फॉरवर्ड और रिवर्स में चलाना रहता है, क्योंकि ओपन करने के लिए फॉरवर्ड में चलेगा, क्लोज करने के लिए रिवर्स में चलेगा। तो फॉरवर्ड रिवर्स उसको चलाना रहता है। तो इसीलिए टोटल इसमें 4 वायर गए रहते हैं। 2 वायर जो होते हैं फॉरवर्ड के लिए, 2 वायर रहते हैं रिवर्स के लिए। तो फॉरवर्ड और रिवर्स मोशन के लिए 2 वायर इसमें रहते हैं। और उसके अंदर भी, मोटर के अंदर भी कॉइल लगे रहते हैं जो कि फॉरवर्ड और रिवर्स चलाता है उसको, मोटर को। तो वाल्व जो रहता है ओपन और क्लोज होता है। तो ये जो होता है स्टेपर मोटर की पावर सप्लाई के लिए रहता है, उसको फॉरवर्ड रिवर्स ऑपरेशन के लिए, चलने के लिए मोटर को, स्टेपर मोटर को। तो जो J3 से जो 4 टर्मिनल निकल रहे हैं ये रिमूवेबल होते हैं, ये भी रिमूवेबल रहता है। ये तीनों जो टर्मिनल होते हैं ये रिमूवेबल होता है, अगर ख़राब होता है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये 4 जो हमारे टर्मिनल्स हो गए जंक्शन 3 के, ये तो हमारे हो गए स्टेपर मोटर के लिए। डायरेक्ट स्टेपर मोटर पे पहुंचता है, बीच में कहीं आके कनेक्ट नहीं होता। तो ये पावर सप्लाई है स्टेपर मोटर का। और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं जो जंक्शन 4 है, ऊपर वाला जो टीबी है, इसमें 3 वायर रखते हैं। ये जो 3 वायर हैं जंक्शन 3 के, ये कंट्रोलर जो है, ये जो कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर से इस पर इनपुट आता है। और ये जो इनपुट आता है वो इसमें ड्राइव चिप लगे रहते हैं, 2 ड्राइव चिप लगे रहते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 2 ड्राइव चिप ये दिया हुआ है, एक ये रहता है, एक ये रहता है। ये जो दोनों ड्राइव चिप है ये स्टेपर मोटर को कंट्रोल करने के लिए रहता है। कंट्रोल करने का मतलब कि उसको फॉरवर्ड में चलाना है कि रिवर्स में चलाना है, वो दोनों ये ड्राइव चिप का काम रहता है। तो जब आप कंट्रोलर से इसको जो सिग्नल मिलेगा कि जो स्टेपर मोटर को ओपन करना है कि क्लोज करना है, तो अगर ओपन करना होगा तो इसमें जो 2 ड्राइव चिप होगा ओपन का, इसमें कमांड देगा, इसको ओपन वाले सप्लाई इसमें हेल्दी करेगा। तो वो जो 2 वायर होंगे ओपन की सप्लाई जाएगा, स्टेपर मोटर ओपन में यानी फॉरवर्ड में रन करेगा। उसके बाद उसमें जो स्टेपर मोटर होते हैं, जैसा हमने बताया था कि स्टेपर मोटर के दूसरे साइड में फीडबैक के सिस्टम लगे रहते हैं, PCB2 लगा रहता है। तो इसको, इस वाले को PCB1 बोलते हैं। और एक जो PCB2 जो रहता है वो इनलेट वाल्व के दूसरे साइड में लगा, एक साइड में स्टेपर मोटर और स्टेपर मोटर के दूसरे साइड में PCB2 लगा रहता है। उस PCB2 में इसमें स्विचेज लगे रहते हैं, लिमिट स्विचेज लगी रहती हैं। वो लिमिट स्विच जो होता है इसका स्टेपर मोटर को कंट्रोल करता है। और जैसे ही मोटर जो होता है रिक्वायर्ड पोजीशन पे पहुंचता है तो इसका फीडबैक आता है ओपन और क्लोज दोनों का। तो वो जो फीडबैक आता है वो डायरेक्ट हमारे कंट्रोलर पे आता है। तो वो सप्लाई यहाँ पे देखिए PCB से जा रहा है, पावर सप्लाई बोर्ड से जा रहा है उसको ऑपरेट होने के लिए, लेकिन जो उसका ओपन क्लोज का जो फीडबैक आएगा वो डायरेक्ट हमारे कंट्रोलर पे आएगा। तो ये कंट्रोलर पे उसका फीडबैक आ जाता है। तो वो कहाँ से किस पे आता है वो हम जब इसका टर्मिनल अभी बताते हैं थोड़ी देर में। बाकी ये जो तीनों टर्मिनल का आपका काम समझ गए। यहाँ पे 12 वोल्ट DC जो है, 12 वोल्ट DC आउटपुट निकल रहा है। तो 12 वोल्ट DC जो हमारे कंट्रोलर पे ही जा रहा है। बाकी जो जंक्शन 3 से जो 4 वायर निकल रहा है, इसका जो पावर सप्लाई जाएगा 33 वोल्ट, यहाँ से 33 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट DC निकलता है। जो स्टेपर मोटर जो जितने का लगा होगा उतना ही आउटपुट यहाँ से दिया जाता है। तो 33 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट का DC आउटपुट यहाँ से निकलता है स्टेपर मोटर को ऑपरेट कराने के लिए। और जंक्शन 4 जो हो गया, ये जंक्शन 4 पे हमारा इनपुट सिग्नल आता है कंट्रोलर से ही। ये कंट्रोलर से ही इसको यानी कि इनपुट सिग्नल बोलेंगे तो इस पर पल्स आता है और पल्स कमांड आता है इसको फॉरवर्ड और रिवर्स में चलाने के लिए। और ये जब एक बार पल्स कमांड आता है तो इसमें जो ड्राइव चिप लगे रहते हैं वो ड्राइव चिप इसको कमांड देता है, आउटपुट सप्लाई निकालता है। वो आउटपुट सप्लाई तब तक हेल्दी रहता है जब तक उसका लिमिट स्विच से फीडबैक ना आ जाए कंट्रोलर को। जैसे ही कंट्रोलर को फीडबैक आ जाता है तो ये फिर जो ड्राइव चिप जो रहते हैं वो, इसका जो पावर सप्लाई जो रहता है वो ऑटोमेटिक कट हो जाता है। तो इस तरीके से जो स्टेपर मोटर कंट्रोल किया जाता है। ये इसका देखिए, ये सिग्नल हो गया, इनपुट हो गया और इसका आउटपुट हो गया स्टेपर मोटर का। बाकी जो फीडबैक जो होते हैं वो डायरेक्ट कंट्रोलर पे ही आते हैं।
उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया हुआ है स्कैनर। ये स्कैनर वही स्कैनर है जो आपको यहाँ पे पिक्चर में मैंने ऊपर दिखाया था। ये जो स्कैनर टेम्परेचर स्कैनर देख रहे हैं उसका पीछे बैक साइड का इसका डिटेल दिया हुआ है इसमें। तो ये टेम्परेचर स्कैनर हो गया। यहाँ पे देखिए मेन मोटर दिखाया गया। इस मेन मोटर से जो 5 हमारे आरटीडी निकलते हैं, 3 तो हमारे वाइंडिंग के रहते हैं, वाइंडिंग RYB का आरटीडी, और 2 जो रहते हैं बेयरिंग यानी ड्राइव एंड और नॉन ड्राइव एंड का जो आरटीडी रहता है। टोटल 5 आरटीडी लगे रहते हैं। 5 आरटीडी का जो वायर होता है वो टेम्परेचर स्कैनर पे आता है। तो टेम्परेचर स्कैनर पर जो 2 रहता है बेयरिंग का, बेयरिंग वाला देखिए डायरेक्ट आ जा रहा है, और जो वाइंडिंग वाले रहते हैं, वाइंडिंग वाले टर्मिनल्स के कंट्रोल पैनल में जो हमारे टीवी लगे रहते हैं उस टर्मिनल बोर्ड के थ्रू आता है। तो ये चैनल 1, 2, 3 पे आ जाते हैं वाइंडिंग के RYB के, और चैनल 4 और 5 पे आता है बेयरिंग का। तो 5 आरटीडी आके यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं, और इसका एक कॉमन आउटपुट दिया गया रहता है, कॉमन अलार्म आउटपुट या फिर फॉल्ट आउटपुट या फिर DO रहता है। यानी कि अगर टेम्परेचर हाई होगा तो इसका एक कॉमन आउटपुट निकलता है। तो ये नॉर्मली NC कंटेक्ट रहता है, और जैसे ही इसका किसी का टेम्परेचर अगर राइज होता है उस कंडीशन में एक कंटेक्ट जो होता है वो NO हो जाता है, और इसका जो फीडबैक हो जाता है वो कंट्रोलर पे मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए 202 और 206 नंबर टर्मिनल जो दिखा रहा है कि 202 और 206 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट रहता है, कनेक्ट 202 और 206 नंबर वायर जो है इसमें रहता है। तो 202 और 206 नंबर वायर जो रहता है वो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर स्कैनर से होते हुए, ये मेन हमारा कंट्रोलर है, कंट्रोलर से 202 नंबर वायर यहाँ से निकल रहा है, और ये आ रहा है टेम्परेचर स्कैनर पे। टेम्परेचर स्कैनर से होते हुए ये आ रहा है मेन मोटर जो रहता है, मेन मोटर का ओवरलोड जो कंटेक्ट रहता है उसमें से आ रहा है, उसमें से 205 आ रहा है, और फिर 205 से 206 होते हुए फिर 206 नंबर वायर जो रहता है फिर कंट्रोलर पे आके कनेक्ट हो जा रहा है। यानी कि अगर अगर ये भी ओवरलोड जो कंडक्टर होता है, अगर ये अगर हाई होता है, ओवरलोड में जाता है तो अभी ट्रिप कर जाएगा मेन जो हमारा मोटर रहेगा, और अगर इस टेम्परेचर अगर हाई जाता है तो उस कंडीशन में भी ये कंटेक्ट ओपन होगा तो भी ट्रिप कर जाएगा। तो ये मोटर की ट्रिपिंग के लिए और प्रोटेक्शन के लिए यहाँ टेम्परेचर प्रोटेक्शन के लिए टेम्परेचर स्कैनर में भी एक प्रोटेक्शन लिया गया रहता है। एक कंटेक्ट इसमें यूज करते हैं कॉमन, और ओवरलोड से बचाने के लिए ओवरलोड जो लगा रहता है, ओवरलोड रिले या फिर ओवरलोड कंडक्टर जो होता है, तो उसमें से भी एक कंटेक्ट आउटपुट निकलता है। तो 202 वाला वायर जो निकलता है 202/6 से फिर आके यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है SG कंट्रोलर, यानी ये जो कंट्रोलर है इसमें आके कनेक्ट होता है। तो इसमें कहाँ पे आके कनेक्ट होता है वो भी हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके। ये जो 202 और 206 नंबर जो वायर है उसको दिखा देते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखेंगे ये 202 और 206 नंबर यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये 202 और 206 नंबर जो है P3 टर्मिनल पे आ रहा है। तो P3 टर्मिनल कौन सा है, ये देखिए P3 टर्मिनल है। ये P3 टर्मिनल जो हमारा डबल लेयर का जो होता है वो टर्मिनल्स का ग्रुप होता है पोर्ट 3 में। तो पोर्ट 3 में 1 से लेकर 16 तक निचला टर्मिनल का ग्रुप रहता है, और 17 से लेकर 32 तक अपर साइड का टर्मिनल का ग्रुप रहता है। तो इसका डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये 202 और 206 नंबर जो रहता है 11-12 पे आ रहा है, यानी कि ये जो 11-12 ये रहा हमारे 11-12। तो 11-12 पे ये आ रहा है दोनों वायर 202 और 206। तो यहाँ पे देखेंगे AR1, AR2, AR3 ये जो है ये यहाँ पे 3 दिखा रहा है, लेकिन ये जो टेम्परेचर स्कैनर है वहाँ से कॉमन आउटपुट निकलता है। ये AR1 का मतलब होता है कि अलार्म रिले 1, अलार्म रिले 2 और अलार्म रिले 3, ये 3 अलार्म रिले हैं। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर स्कैनर में जो रहता है वो सिंगल एक ही निकला हुआ है, देख सकते हैं ये कॉमन एक ही निकला हुआ है। अलार्म रिले 1, 2, 3 करके नहीं है, एक ही अलार्म रिले इसमें दिया गया है। तो अलार्म रिले 1 इसमें टेम्परेचर स्कैनर में दिया गया रहता है। ऐसे अलार्म रिले 3 होते हैं, तो बाकी के 2 जो रहते हैं कहीं और यूज किया जाता है, ऑप्शनल होते हैं, नहीं भी यूज होता है। लेकिन अलार्म रिले 1 जो रहता है वो स्कैनर में रहता है। तो ये स्कैनर से में आ रहा है अलार्म रिले 1, ये हो गया अलार्म रिले 1। और एक मोटर ओवरलोड रहता है कंटेक्ट। तो ये देखिए मोटर ओवरलोड कंटेक्ट जैसा कि हमने बताया। तो दोनों ये 202 नंबर वायर जो होता है इनके थ्रू होते हुए फिर 206 नंबर पे आके कनेक्ट हो जाता है P3 में ही।
तो ये तो हो गया डिटेल इसका टेम्परेचर स्कैनर का। ये टेम्परेचर स्कैनर का जो कॉन्फ़िगरेशन और सेटिंग जो रहता है वो उसमें आप डायरेक्ट स्कैनर से भी कर सकते हैं। टेम्परेचर की सेटिंग यानी कि अलार्म की सेटिंग कितना करना है वो टेम्परेचर स्कैनर से, इसमें बटन्स वगैरह दिए गए रहते हैं, वो आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं। तो उसको भी कैसे करते हैं उसका भी एक हम अलग वीडियो बना देंगे। अगर आपको जानना है इसके बारे में कि इंगरसोलैंड का जो टेम्परेचर स्कैनर जो दिया हुआ है इसकी किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन और अलार्म की सेटिंग कैसे किया जाता है, अगर आपको जानना है तो, और चैनल को स्किप कैसे करते हैं, अगर जैसे मान लीजिए कोई चैनल स्किप ख़राब हो गया पीछे का था, उस चैनल को स्किप करके दूसरे चैनल पे उसको कैसे कनेक्ट करके सेट कैसे करते हैं, तो वो भी किस तरीके से किया है तो वो भी हम आपको बता देंगे। अगर आपको ज़रूरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप बोलेंगे तो हम इसका वीडियो आपको बना देंगे। तो चलिए अभी जो मेन है आपका कंट्रोलर जो HMI कंट्रोलर है, जो इंटेलिसिस कंट्रोलर, इसकी जो वायरिंग है उसको हम समझते हैं कि करके। अब यहाँ पे P1 से लेकर P10 तक पोर्ट दिया गया हुआ है। तो पोर्ट 1 से लेकर पोर्ट 10 तक समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे P1 यानी कि पोर्ट 1। तो पोर्ट 1 में दोस्तों टोटल इसमें 10 टर्मिनल दिए गए हुए हैं। तो P1 का दोस्तों जो 10 टर्मिनल हैं उसमें से 4 वायर इसमें बस ओनली कनेक्ट हैं, 1 नंबर टर्मिनल, 2 नंबर टर्मिनल, 5 नंबर टर्मिनल और 10 नंबर टर्मिनल। तो ये जो P1 जो रहता है दोस्तों, P1 सिंगल रो है, सिंगल रो में इसमें टर्मिनल दिए गए रहते हैं। तो 1 नंबर और 10 नंबर जो टर्मिनल रहता है इस पर 110 वोल्ट की पावर सप्लाई आती है। अब ये 110 वोल्ट पावर सप्लाई जो होता है वो ट्रांसफार्मर 1 का जो आउटपुट रहता है, आउटपुट 1 जो रहता है वो 110 वोल्ट या फिर 120 वोल्ट जो निकलता है वो आता है हमारे कनेक्ट होता है यहाँ पे P1 पे। P1 का टर्मिनल 1 और टर्मिनल 10। तो P1 टर्मिनल पे जो रहता है वो 110 वोल्ट का फेज आता है और 10 नंबर पे इसका न्यूट्रल आके कनेक्ट रहता है। तो लेकिन ये जो 110 वोल्ट जो आता है हमारे 1 नंबर टर्मिनल पर जो 110 वोल्ट का फेज आता है वो इमरजेंसी पुश बटन और हाई एयर टेम्परेचर और इंटरमीडिएट प्रेशर इंटर स्टेज जो प्रेशर स्विच लगे रहते हैं। तो जो 3 में हमारे प्रेशर 3 स्विच लगे रहते हैं, एक इमरजेंसी पुश बटन, एक हाई एयर टेम्परेचर स्विच और एक इंटर स्टेज प्रेशर स्विच। 3 जो हमारे स्विच लगे रहते हैं उन तीनों स्विच से होते हुए 110 वोल्ट की पावर सप्लाई जो है आके हमारे 1 नंबर पे कनेक्ट होती है। अगर वो तीनों में से कोई भी एक स्विच अगर कनेक्ट होता है, ओपन होता है, तो इस कंट्रोलर का जो पावर सप्लाई जो होगा वो फेल हो जाएगा। तो 110 वोल्ट सप्लाई 1 नंबर पे आ रहा है और 10 नंबर पे इसका 110 वोल्ट का न्यूट्रल आता है। तो ये 2 टर्मिनल हो गया P1 का 110 वोल्ट पावर सप्लाई के लिए। उसके बाद 5 नंबर टर्मिनल, 2 नंबर टर्मिनल और 5 नंबर टर्मिनल जो है, तो 2 नंबर जो टर्मिनल होता है वो होता है कंट्रैक्टर का कॉइल सप्लाई, यानी जो कंट्रैक्टर होता है, मोटर के कंट्रैक्टर होता है, उनको जो 110 वोल्ट AC का जो सप्लाई देना रहता है को उनके कॉइल पे, वो 2 नंबर टर्मिनल से जाता है। और बाकी जो 5 नंबर जो टर्मिनल है, 5 नंबर टर्मिनल से जो रहता है 3SB सोलेनॉइड जो रहता है, तो 3SB सोलेनॉइड को 110 वोल्ट की जो सप्लाई देना रहता है वो यहाँ से आउटपुट निकलता है। तो 2 नंबर और 5 नंबर जो रहता है आउटपुट टर्मिनल होते हैं, यहाँ से 110 वोल्ट का आउटपुट निकलता है। एक जाता है कंडक्टर के कॉइल पे, दूसरा 5 नंबर टर्मिनल से जाता है जो 3SB जो सोलेनॉइड का जो सप्लाई है 110 वोल्ट AC वो जाता है 5 नंबर टर्मिनल से। तो ये आप यहाँ से समझ गए P1 के बारे में, यानी कि पोर्ट 1 का जो टर्मिनल डिटेल है उनका हो गया। उसके बाद यहाँ पे P2 है। P2 का क्या काम है? अब ये जो P2 रहता है पोर्ट 2, तो पोर्ट 2 में टोटल 3 टर्मिनल हैं। तो 3 टर्मिनल में यहाँ पे मात्र 2 वायर कनेक्ट किए गए रहते हैं। तो ये जो रहता है वो CFO होता है, यानी कि कॉमन फॉल्ट आउटपुट। ये कॉमन फॉल्ट आउटपुट का मतलब होता है कि अगर कंप्रेसर में कोई भी फॉल्ट आता है, चाहे वो टेम्परेचर फॉल्ट आए, चाहे प्रेशर ओवरलोड का फॉल्ट आए, या फिर कुछ भी अगर फॉल्ट आता है तो उस कंडीशन में आउटपुट निकलता है, एक अलार्म आउटपुट निकलता है। तो अलार्म निकलेगा तो वो 1 और 2 नंबर टर्मिनल से निकलता है, P2 के 1 और 2 नंबर टर्मिनल से। तो ये इसको हम बोलते हैं CFO, यानी कॉमन फॉल्ट आउटपुट टर्मिनल। यहाँ से कोई भी अगर फॉल्ट आएगा कंप्रेसर का तो वो 1-2 टर्मिनल से, या फिर कंट्रोलर में भी अगर कुछ फॉल्ट आता है तो उसका भी जो यहाँ पे एक इसी टर्मिनल से इसका अलार्म जाएगा। उसके बाद P3 को हम समझेंगे। ये P3 जो है, यहाँ पे P3 जो है डबल रो टर्मिनल है। तो डबल रो में टर्मिनल में 16 करके है, 16 जो रहता है अपर साइड लोअर साइड ऐसे करके रहता है। तो नीचे वाला एक 16 रहता है निचली लेयर, अपर लेयर वाला
31 से 17 से लेकर 32 तक रहता है। टोटल इसमें 32 टर्मिनल्स दिए गए, 32 टर्मिनल के ग्रुप को यहाँ पे पोर्ट 3 में शामिल किया गया है। तो अब इसका समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे समझते हैं 1, 2 और 5, 6। 1, 2 और 5, 6 इसमें 3, 4 जो रहता है वो दोस्तों खाली रहता है। तो 1, 2 और 5, 6 जो रहता है ये रहता है स्टेपर मोटर का जो फीडबैक रहता है उसके लिए। स्टेपर मोटर का जो फीडबैक आएगा, जैसे हमने बताया कि स्टेपर मोटर का जो जो कंट्रोलिंग रहता है उसका जो पल्स कमांड जो जाता है ओपन क्लोज होने के लिए वो जाता है P4 से। ये जो P4 आप देख पा रहे होंगे, ये P4 से जो 3 वायर जा रहा है यहाँ से आपका उसका कमांड जाता है ओपन क्लोज कराने के लिए, और ये जो कमांड जाता है PCB पे ही जा रहा है। ये वाला जो PCB है यहाँ पे देखिए, ये जो आ रहा है ये 3 वायर जो जा रहे हैं, ये 3 वायर यहीं से निकल के जा रहा है P4 से ही। तो ये ओपन क्लोज का फीडबैक कमांड के लिए जाता है, और ये डायरेक्ट स्टेपर मोटर को सप्लाई चला गया। उसके बाद जो फीडबैक आता है उसका कि वो स्टेपर मोटर यानी कि सक्शन वाल्व जो है, लोड अनलोड वाल्व जो है वो ओपन हुआ या फिर क्लोज हो गया, तो उसका जो फीडबैक आता है वो आता है 1, 2 और 5, 6 टर्मिनल पे। तो 1, 2 पे ओपन का आएगा, 5, 6 पे क्लोज का फीडबैक आता है। तो ये 1, 2, 3, 4 जो टर्मिनल रहेगा वो खाली रहेगा, 5, 6 रहेगा उस पर क्लोज का फीडबैक आता है। ये जो देख रहे होंगे ऊपर के वायर हैं, इसके नीचे में भी वायर आके कनेक्ट किए गए रहते हैं। ये देखिए केबल आ रहा है, 4 केबल इसमें रहेंगे। ये जो केबल स्टेपर मोटर से का PCB से आ रहा है। तो जो केबल देखिए ये जो केबल है एक, तो इस 4 वायर का एक स्पेशल केबल होता है। ये एक डायरेक्ट स्टेपर मोटर का पावर सप्लाई के लिए जा रहा है, और PCB 2 से एक केबल उसी तरीके केबल एक फीडबैक का आ रहा है। तो 1, 2 और 5 नंबर टर्मिनल जो नीचे साइड में रहता है वो टर्मिनल नहीं दिख रहा है, वहाँ पे आके कनेक्ट हो गया रहता है। उसके बाद टर्मिनल 7, 8 जो होता है, तो 7, 8, 9, 10 जो होता है, तो 7, 8, 9, 10 जो यहाँ पे टर्मिनल हैं उनका वो भी नीचे में ही रहता है। तो उसमें मेन मोटर का जो आना फीडबैक रहता है वो आता है कि अगर मान लीजिए हमारे कंप्रेसर का जो मोटर जो चल रहा है रनिंग फीडबैक उसका जो आता है ओपन का या फिर क्लोज का, तो वो 7, 8 और 9, 10 टर्मिनल पे आता है। तो ये 7, 8, 9, 10 जो टर्मिनल हो गया, इन पे कमांड उसका फीडबैक आता है मेन मोटर का रनिंग फीडबैक। उसके बाद 11 और 12 नंबर जो टर्मिनल है, तो 11, 12 नंबर टर्मिनल पे जो मेन मोटर जो हमारा ओवरलोड रहता है, तो ओवरलोड का जो फीडबैक मिलता है, ओवरलोड में अगर ट्रिप होगा तो उसका जो फीडबैक आता है वो 11, 12 पे उसका वायर आके कनेक्ट हुआ रहता है। ओवरलोड रिले जो रहता है उनके जो कंटेक्ट आता है NC कंटेक्ट से जो 2 वायर आते हैं वो 11, 12 पे आके कनेक्ट है। अगर ओवरलोड में ट्रिप करता है दोस्तों तो वो 11, 12 पे उसका वायर आके कनेक्ट हुआ रहता है। उसके बाद 13 और 14 नंबर जो टर्मिनल है, तो जो 13, 14 टर्मिनल है इन पे फैन मोटर ओवरलोड का वायर कनेक्ट किया रहता है। तो 11, 12, 13, 14 ये मेन मोटर और फैन मोटर दोनों मोटर का ओवरलोड का जो वायर रहता है वो यहाँ पे कनेक्ट किया गया रहता है 11, 12, 13, 14 पे। अब 15, 16 जो हो गया, 15, 16 पे रहता है कूलेंट का जो फिल्टर DP है। जो कूलेंट हम यूज कर रहे हैं, लुब्रिकेंट ऑयल जो रहता है जो कंप्रेसर को कूल करने के लिए यूज किया जाता है, वो उसमें फिल्टर लगे रहते हैं, ऑयल फिल्टर जो होता है। तो वो ऑयल फिल्टर का जामिंग का पता लगाने के लिए किसी किसी कंप्रेसर में एक DP स्विच लगाया गया रहता है। वो ऑप्शनल होता भी है, नहीं भी रहता है। अगर इन केस अगर रहता है तो उसका जो वायर आके कनेक्ट होता है वो 15, 16 नंबर पे आके कनेक्ट रहता है। तो 15, 16 पे कूलेंट फिल्टर DP रहता है, जिसको 3DP का वायर जो है वो आके कनेक्ट किया जाता है। तो कुल मिला के जो P3 जो हमारा दोस्तों पोर्ट है, टर्मिनल का जो ग्रुप है, ये डिजिटल इनपुट सिग्नल के लिए रहता है। जो भी हमारे फीडबैक और ट्रिपिंग सिग्नल जो आते हैं डिजिटल, वो P3 टर्मिनल पे ही आके कनेक्ट किया गया रहता है। इसीलिए यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा टर्मिनल इसी में दिया हुआ है। तो ये हमने बता दिया 15, 16 पे। अब दोस्तों ये ना चेंज भी हो सकता है, टर्मिनल जो होता है आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। बस उसके अंदर कॉन्फ़िगर करना रहता है कौन से टर्मिनल पे आप क्या चीज़ कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बस ट्रिपिंग होता है। जो भी इनपुट सिग्नल मिल रहा है उसको ट्रिपिंग भी लिया गया रहता है। तो उसके बाद देखिए अभी 17, 18 टर्मिनल जो रहता है, ये 17, 18 टर्मिनल अपर साइड का। तो 17, 18 नंबर जो टर्मिनल है उस पर इमरजेंसी स्टाफ का जो वायर आता है वो आके कनेक्ट करता है। अगर ये PB आप दबाएंगे इमरजेंसी पुश बटन, तो उसके जो उस इमरजेंसी पुश बटन में हमारे टोटल 4 वायर लगे रहते हैं। तो इमरजेंसी पुश बटन के 4 वायर जो रहता है, 2 हमारे 110 वोल्ट AC वाले रहते हैं, 2 वायर जो रहता है
वो 24 वोल्ट डीसी वाला रहता है। तो एसी वाला तो इसमें नहीं आता है, लेकिन जो 24 वोल्ट डीसी वाला जो रहता है 2 वायर इमरजेंसी पुश बटन में ईपीबी में, उसके दोनों वायर आके 17 और 18 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट करते हैं। ये ऊपर वाला 17 और 18 नंबर टर्मिनल है, तो यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाता है 17 और 18 नंबर टर्मिनल पे। तो इमरजेंसी स्टाफ के लिए रहता है। उसके बाद 19-20 जो रहता है वो रिमोट स्टाफ जो रहता है उसके लिए रहता है। RST रिमोट स्टाफ, यानी कि जब हम कमांड आता है कंट्रोल रूम से, जब इस मोटर को या फिर कंप्रेसर को स्टाफ कमांड आता है तो वो आता है 19-20 पे। ये 19-20 हो गया, ये जो दोनों वायर आ रहे हैं। उसके बाद 20-21 जो हो गया वो रिमोट स्टाफ होता है, यानी कि कंट्रोल रूम से स्टार्ट का और स्टाफ का और जो इमरजेंसी स्विच जो रहता है वो तीनों का जो रहता है यहाँ पे 17, 18, 19, 20 और 21, 22 पे यहाँ पे कनेक्ट किया गया रहता है। उसके बाद के टर्मिनल जो है इसमें हमारे स्पेयर में है, खाली दिया हुआ है। बाकी ये जो केबल नीचे देख रहे हैं वो ये नीचे हमारा कनेक्ट है, निचले वाले लेयर में कनेक्ट है। तो ये इसका वायरिंग डिटेल हो गया P3 का। अब समझते हैं P4। तो P4 भी है हमारा, देखिए डबल रो है या फिर डबल लेयर टाइप का हमारा टर्मिनल्स है। अपर रो और लोअर रो में इसमें दिए गए रहते हैं। टोटल इसमें 12 टर्मिनल है, 6 टर्मिनल निचले लेयर में और 6 टर्मिनल अपर लेयर में। तो ये इसमें टोटल ओनली 3 वायर कनेक्ट हैं। ये भी तीनों वायर जो रहता है, जैसा हमने बताया कि स्टेपर मोटर का ऑन ऑफ कमांड रहता है वो, यानी कि फॉरवर्ड रिवर्स कमांड रहता है। ये ड्राइव चिप जो होता है उस पे जाता है, जो PCB1 यानी पावर सप्लाई बोर्ड का जो ड्राइव चिप होता है उन पे जाता है। ये जो हो गया ड्राइव चिप, ये ड्राइव चिप पे तीनों वायर का इन पे कमांड जा रहा है, फॉरवर्ड का और रिवर्स का। तो ये P4 का डिटेल हो गया। P5 को हम समझते हैं कि P5 पे कौन सा वायर कनेक्ट किया गया रहता है। तो दोस्तों ये जो था, जैसे P3 हमारा डिजिटल इनपुट था और उसके बाद ये डिजिटल आउटपुट था P4 पे। अब ये P5 और P6 जो टर्मिनल हैं ये एनालॉग इनपुट के टर्मिनल हैं। ये P5 पे हमारा प्रेशर ट्रांसड्यूसर के केबल आके कनेक्ट हुआ रहता है। ये 3 टर्मिनल वाले रहते हैं और 3 टर्मिनल का ग्रुप रहता है। और ये जो P6 जो रहता है वो 2 टर्मिनल के ग्रुप रहते हैं। तो ये इसीलिए जो इसमें प्रेशर ट्रांसड्यूसर लगाया गया रहता है वो प्रेशर ट्रांसड्यूसर 3 वायर वाले होते हैं। तो 3 वायर कन्फिग्रेशन के लिए देखिए यहाँ पे 3 वायर का ग्रुप बनाया हुआ है, और 2 वायर वाले इंस्ट्रूमेंट के लिए या फिर सेंसर के लिए 2 वायर का ग्रुप इसमें दिया हुआ है। तो P5 और P6 ये हमारे एनालॉग इनपुट के पोर्ट हैं या टर्मिनल्स हैं। तो इसमें प्रेशर ट्रांसड्यूसर के जो भी जितने प्रेशर ट्रांसड्यूसर लगे रहेंगे उनके वायर आके कनेक्ट होंगे P5 पोर्ट में, और P6 में टेम्परेचर जो ट्रांसड्यूसर लगे रहते हैं, टेम्परेचर सेंसर लगे रहेंगे, उनके आके यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। अब दोस्तों टेम्परेचर सेंसर में 2 टाइप के सेंसर लगे रहते हैं। एक तो होता है ओनली मोटर, जो मोटर के प्रोटेक्शन के लिए दिया गया रहता है, वो RTD लगाया गया रहता है। और वो जो RTD हो गया है इस कंट्रोलर पर ना आके टेम्परेचर स्कैनर में जाता है। वो टेम्परेचर स्कैनर से एक कॉमन आउटपुट निकलता है, वो आके यहाँ पे कनेक्ट होता है। और दूसरे टाइप का जो सेंसर होता है वो कंप्रेसर का टेम्परेचर कंट्रोलिंग करने के लिए रहता है। जैसे हाई एयर टेम्परेचर हो गया, या फिर हाई एयर टेम्परेचर के लिए तो टेम्परेचर स्विच लगाए गए रहते हैं। बाकी जो एयर एंड डिस्चार्ज हो गया, कंप्रेसर जो डिस्चार्ज हो गया, ऑयल टेम्परेचर हो गया, तो इस टाइप के जो 3 हमारे टेम्परेचर होंगे उनको मॉनिटरिंग करने के लिए RTD के बजाय इसमें थर्मिस्टर का यूज़ किया जाता है। थर्मिस्टर भी एक टेम्परेचर सेंसर होता है। तो 3 हमारे थर्मिस्टर यूज किए गए हैं, और ये तीनों सेंसर टेम्परेचर सेंसर आके P6 के जो पोर्ट है उनके टर्मिनल्स पे आके कनेक्ट किया गया रहता है। तो 3 हो गए देखिए प्रेशर सेंसर, और 3 हो गया टेम्परेचर सेंसर। तो प्रेशर सेंसर जो हो गया P5 पे, तो P5 पे प्रेशर ट्रांसड्यूसर या फिर प्रेशर सेंसर 3 टाइप के इसमें कनेक्ट किए गए रहते हैं। 1 VPT, 3 VPT, 4 VPT, यानी कि एक एयर एंड का डिस्चार्ज प्रेशर का होगा, एक कंप्रेसर का पैकेज डिस्चार्ज यानी कि फाइनल डिस्चार्ज का रहेगा, और एक जो हमारे सेपरेटर का जो प्रेशर रहता है उसका। 3 टाइप के प्रेशर ट्रांसड्यूसर के वायर आके यहाँ पे कनेक्ट किए गए रहते हैं। उसी तरीके से P6 जो होता है टेम्परेचर सेंसर का टर्मिनल इस पर कनेक्ट टेम्परेचर का कनेक्ट है। तो 3 टाइप के टर्मिनल हमने इसमें भी बताया कि एक ऑयल का टेम्परेचर बताएगा, एक एयर एंड डिस्चार्ज बताएगा, एक पैकेज डिस्चार्ज बताएगा। 3 टाइप का जो एयर का जो टेम्परेचर है उसका सेंसर का वायर आके यहाँ पे कनेक्ट किया गया रहता है। तो ये P5 और P6 का डिटेल हो गया। उसके बाद हम समझते हैं P7। तो अब ये जो P7 जो रहता है दोस्तों, P7 ये कम्युनिकेशन पोर्ट है।
कम्युनिकेशन पोर्ट का मतलब है कि इस पर अगर कुछ कम्युनिकेशन कराना है, HMI का कम्युनिकेशन किसी अनदर डिवाइस से कराना होता है तो मोडबस कम्युनिकेशन यहाँ इसके थ्रू होता है। यहाँ पे RS485 का कनेक्टर का यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। उसके बाद P8 जो रहता है, P8 हमारे 4 टर्मिनल का एक पोर्ट दिया गया रहता है। तो P8 जो रहता है वो एक्सपेंशन पोर्ट होता है, ऑप्शनल होता है। इसको किसी इंटीग्रल सीक्वेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो अभी इसका यूज नहीं है, इसमें देख सकते हैं खाली है। उसके बाद होता है P9। तो P9 भी जो है वो भी हमारा ऑप्शनल मॉड्यूल पोर्ट है, ये भी देखिए एम्प्टी है, इसका अभी कोई यूज नहीं है। बाकी P10 हो गया, तो P10 2 टर्मिनल वाले हैं, तो इसमें 12 वोल्ट DC सप्लाई जो आ रहा है वो यहाँ से जो ये जो दोनों वायर आ रहे हैं 12 वोल्ट DC सप्लाई, ये 12 वोल्ट DC सप्लाई आके यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं कंट्रोलर को पावर अप करने के लिए। तो ये हो गया इसका पूरा टर्मिनल डिटेल। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप कुछ इसमें आपको इंक्वायरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं वायरिंग से रिलेटेड, या फिर ये जो कंट्रोल पैनल में जो भी वायरिंग है इसको समझना है तो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इस PDF को डाउनलोड करने के लिए हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे सकते हैं, आप उससे जाके इसको PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो वायरिंग डिटेल है आप उसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट पार्ट में इसको दोस्तों ये जो HMI कंट्रोलर जो है, इस कंट्रोलर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उसका वीडियो लेके आएंगे, कैसे इसकी सेटिंग करते हैं, जो इसमें पैरामीटर की सेटिंग है उसको कैसे किया जाता है और कौन कौन से पैरामीटर होते हैं उनका क्या मतलब होता है, एक एक पूरे सबका डिटेल बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।